हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो डीडी के थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लेना, यह है पार्ट सेकंड। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब सेफ्टी और रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले टू अश्योर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज़ टू अश्योर दैट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास सफिशिएंट रिकॉर्ड मतलब मेंटेन है या नहीं। द रिकॉर्ड शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग, और हर रिकॉर्ड में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। सबसे पहले द नेम ऑफ द इंडिविजुअल्स हु हैव वर्कड ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लॉग्स। तो हमें मतलब उन हर इंडिविजुअल्स का नाम हमें पता होना चाहिए जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया है। सेकंड है रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंजेस सजेस्टेड बाय ईच व्यूअर, मतलब जो रिकॉर्ड्स में उन्होंने चेंजेस को सजेस्ट किया है। सपोज मैंने पढ़ा तो मैंने बोला कि इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ और एडिशनल होनी चाहिए, आपने पढ़ा आपने बोला कि ये चीज़ और एडिशनल होनी चाहिए। तो उस हिसाब से सारे चेंजेस को हमें मतलब मेंटेन करके चलना है, तो उसको हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ रिव्यूज़। थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्पेक्शन। लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड हैव इंस्पेक्शन राइट्स ऑफ द सेम, किसने किसने एक्सेस किया और इंस्पेक्शन करने का राइट किस किस बंदे को था। फोर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस विल ईज इन द मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द पर्सन टू हुम द फाइल इज शेयर्ड। तो मतलब अगर हम वर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके चलेंगे तो ये हमें मतलब कंफर्ट देगा कि हमें पता चलेगा कि वर्क परफॉर्म्ड बाय द पर्सन टू हुम द फाइल इज शेयर्ड, किस बंदे ने क्या काम किया है उस डॉक्यूमेंट पे। मतलब एक फाइल है, वो एक फाइल 10 जनों पे शेयर हुई है, लेकिन मतलब बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, मतलब उसमें कोई ना चेंजेस सजेस्ट करते हैं ना ही उस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशन और डिलीशन करते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जिसने भी एडिशन या डिलीशन किया है उसके बारे में हम समझ पाएंगे। लास्ट है इंफॉर्मेशन एनालिसिस प्रोवाइड इजीज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स। मतलब इंफॉर्मेशन एनालिसिस हमें ये पता चलता है कि हम फाइल्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब कौन सा चेंजेस किसके द्वारा किया गया है। तो सेफ्टी एंड रिट्रीवल रिकॉर्ड्स में हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स इज गवर्नड बाय 3 की एस्पेक्ट्स। द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स इज गवर्नड बाय 3 की कॉन्सेप्ट्स, मतलब 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके द्वारा हम मतलब रिकॉर्ड्स की केयर और उन आर्काइव्स को गवर्न कर सकते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला है कीपिंग टुगेदर, मतलब जो भी सिमिलर नेचर के डॉक्यूमेंट हैं उनको हमें एक साथ रखना है। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखना है जो सिमिलर नेचर के, मतलब डिपार्टमेंट वाइज करके रखना है। जैसे सीएस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख रहे हैं, फाइनेंस के डॉक्यूमेंट एक साथ रख रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखने हैं, इनवॉइसेस सारी एक साथ रखनी है। तो मतलब उससे हमारे पास क्या होगा, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होगी। सेकंड है हमारा एंश्योर लाइफ साइकिल, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स की 3 साइकिल में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है करंट फेज। करंट फेज मतलब जो वो रेगुलरली यूज़ हो रहे हैं, मतलब अगर वो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि रेगुलरली यूज़ हो रहा है तो उसको हम करंट फेज बोलते हैं। फिर होता है एक सेमी करंट फेज, मतलब वो इनफ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जैसे एक हफ्ते में एक बार या फिर एक महीने में एक बार, उसको हम बोलते हैं सेमी करंट फेज। और लास्ट है हमारा नॉन करंट फेज। नॉन करंट फेज मतलब अब उस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मतलब हम रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स को गवर्न कर सकते हैं इन 3 की कॉन्सेप्ट से। तो ये था हमारा सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, रेगुलेशन 9 ऑफ CBLODR आपने पढ़ा होगा 2015। तो रेगुलेशन 9 और रेगुलेशन 30 सब क्लॉज 8 क्या कहते हैं, गवर्न करता है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को। तो रेगुलेशन 9 में जैसा आपको पता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है। अब प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो जिनका मतलब प्रिजर्वेशन लाइफ टाइम के लिए होता है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मतलब टेम्परेरी नेचर के लिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व फॉर नॉट लेस देन 8 ईयर्स। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब परमानेंटली रखना पड़ता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कम से कम 8 साल के लिए रखना होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम देखते हैं एक बार।
सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हुज प्रिजर्वेशन शैल बी परमानेंट इन नेचर। तो कंपनी के जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं वो हमें परमानेंटली रखने हैं। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि मिनट्स हो गए, कमिटी के बोर्ड के, कमिटी के, शेयर होल्डर मीटिंग के, रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गए और अदर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये सारे हमें मतलब परमानेंट रिकॉर्ड पे रखना है। फिर पर्सनल फाइल्स ऑफ ऑल लाइव एम्प्लॉयज़, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में हैं जो कि अभी करंटली कंपनी में है, तो उनकी जो भी पर्सनल फाइल्स है, लाइक उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वाला कोई प्रूफ, या फिर रेजिडेंशियल कोई प्रूफ हो गया, उनका मार्कशीट्स हो गई, तो सारी उनकी मतलब हमें पर्सनल फाइल्स को भी प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली। एनी अदर रिकॉर्ड एज मे बी डिसाइडेड बाय द CEO, MD, WTD ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर इन पर्सन्स के द्वारा कोई और भी ऐसा रिकॉर्ड जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो। फिर डॉक्यूमेंट्स हुज प्रिजर्वेशन शैल बी नॉट लेस देन 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। तो जब एक ट्रांजेक्शन हो गए उसके बाद कम से कम इन ट्रांजेक्शन्स को 8 साल के लिए इनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, वाउचर्स हो गया, फाइलिंग विद स्टॉक एक्सचेंजेस, पेरोल के रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट CSR का रिकॉर्ड, स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इंटरनल मेमोरेंडा, और कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि CEO, MD या फिर WTD टाइम टू टाइम बताएंगे। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका प्रिजर्वेशन कम से कम 3 साल के लिए रखना है। 3 साल में हम सबसे पहले उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं जो हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में, मतलब सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को हम ले सकते हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कमेटी एंड जनरल मीटिंग, प्रूफ ऑफ सेंडिंग एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा एंड देयर डिलीवरी, प्रूफ ऑफ सेंडिंग एंड डिलीवरी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स और प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ मिनट्स। उसका टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो गया, लीज डीड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगल फाइल्स, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड क्लेम्स, ऑल ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्रेटेरियल मैंने आपको बताया दिया, और कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि मतलब CEO, MD और WTD द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें हम मतलब सेबी की रेगुलेशन नंबर 9 को फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम। सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम भी एक मतलब डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंस में ही कहा गया है कि मतलब अगर हमें रिकॉर्ड रूम बनाना है, जैसे कंपनी कई बार बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस करती है जैसे मर्जर, अमालगमेशन और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शंस करती है जिसमें कि रिकॉर्ड रूम कंपनी को सेटअप करना पड़ता है ताकि वो सामने वाली पार्टी को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे सके। तो रिकॉर्ड रूम हमें बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले कि मस्ट बी लोकेटेड एट कन्वीनियंट लोकेशन टू एक्सेस द रिकॉर्ड। तो हमें मतलब अपना रिकॉर्ड रूम ऐसे लोकेशन पे बनाना है कि उसका एक्सेस इजीली हो सके, मतलब कन्वीनियंट प्लेस पे वो हो। सेकेंड है शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। रिकॉर्ड रूम को हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से दूर रखना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास नहीं रखना है वरना कन्फ्यूज़न होगी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा लार्ज इनफ टू स्टोर द फाइल्स, और मतलब जो स्टोर रिकॉर्ड रूम है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे उसमें सारी फाइल्स को स्टोर कर सके जो कि रेलिवेंट है और रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद डी पॉइंट है अकोमोडेशन मस्ट बी सिक्योर एंड वेल मेंटेन्ड। मतलब सिक्योर एंड वेल मेंटेन्ड से मतलब ये है कि ठीक ठाक बना हो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, प्लस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी होता है वो उस रूम में अवेलेबल हो। और लास्ट पॉइंट है मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। मतलब स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वो कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि कभी गिर जाए या फिर उसकी मतलब पेंट निकल रहा हो या फिर मतलब प्लस उसका जो प्लास्टर है वो निकल रहा हो। मतलब कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कल को कोई मतलब आपदा भी आए तो जो रिकॉर्ड्स उस रूम में हैं वो प्रिजर्व रहें। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम रिकॉर्ड रूम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को मतलब ध्यान में रखना होगा। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम। तो इन 3 फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले है ह्यूमिडिटी, फिर है टेम्परेचर और लाइट। तो एक कमरे की ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि आप एन एक्सेस अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हुई तो उससे फंगस आ जाता है। जैसे कई बार आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखा होगा फंगस लग जाते हैं। तो इसलिए हमें जो रिकॉर्ड रूम की ह्यूमिडिटी है वो 30% से लेके 40% तक, जिसको कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी माना जाता है, तो इतनी ह्यूमिडिटी हमें रूम की रखनी है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का रिक्वायर्ड होता है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जितना टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर सकती है, तो हमें उस रूम का भी टेम्परेचर उतना ही रखना है जितना कि मतलब ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है। थर्ड है लाइट। तो लाइट के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान पे रखना है कि लाइट हैज़ अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन। नॉट ओनली द विजिबल लाइट टू द ह्यूमन आई बट द इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुड कॉज डैमेजेस। तो इंफ्रारेड लाइट्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी मतलब डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए एट द एनवायरमेंट्स एक्सपोज टू द डे लाइट शुड बी इंस्टॉल्ड कर्टेंस विद यूवी फिल्टर्स। अगर आपको मतलब डे लाइट्स होती है कई बार कि डायरेक्ट विंडो से आपकी डे लाइट एंटर होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यूवी फिल्टर्स वाले जो कर्टेन होते हैं वो लगाने, ताकि वो वाली जो लाइटिंग है उससे नुकसान ना हो सके। फिर डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज टू मोर ल्यूमिनेंस शुड बी स्टोर्ड इन डार्क प्लेस अंटिल इट्स पब्लिक एक्सपोजिशन। मतलब ल्यूमिनेंस मतलब जो कि ज़्यादा ही मतलब जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो उनको हमें क्या है डार्क प्लेस पे रखना है, ताकि जो जब तक उसके मतलब बाहर पब्लिक में जाने की ज़रूरत नहीं है उस डॉक्यूमेंट को, तो हमें उसे एक डार्क प्लेस पे स्टोर करना है। फिर है फायर एक्सटिंग्विशर, पर्टिकुलर पेंट टू बी यूज्ड इन द रूम, सिक्योरिटी चेक्स एक्सेट्रा नीड टू बी मेंशन्ड हेयर। तो हमें जो रिकॉर्ड रूम में फायर एक्सटिंग्विशर रखना है और पर्टिकुलर पेंट जो कि मतलब उस रूम को सूट करता हो, प्लस जिससे आपकी आंखों पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उस तरीके का पेंट यूज़ करना है, और सिक्योरिटी चेक्स को इंस्टॉल करना है उस रूम में। तो ये था हमारा सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल। अब हम किसी डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी को कैसे इंश्योर करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो फॉर मैनेजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट रिक्वायर्स टू बी कॉन्फिडेंशियल और व्हाट नॉट। तो सबसे पहले अगर हम किसी डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है और कौन सा डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बन जाती है हमारी कि हमें ये इंश्योर करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल है, तो हमें उसको उस हिसाब से ही मतलब उसकी प्रिजर्वेशन करनी है और उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो फॉर एनी बिजनेस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमरीली कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल माने जाते हैं। सबसे पहला है कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन। तो कस्टमर और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो है उसको कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, तो इसको हमें प्रिजर्व करना है। तो क्योंकि प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल में हमें सबसे पहले यही जानना है कि ना कौन से डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है और कौन से डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो कस्टमर और एम्प्लॉय की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमेशा कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, इसलिए उसको प्रिजर्व करके हमें चलना है। नेक्स्ट है ऑफिस प्लान्स, ऑफिस आईडीज़ एंड इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल्स। तो ऑफिस के मतलब कंपनी के जो ऑफिस प्लान्स है, ऑफिस की आईडीज़ है और इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल्स जो है कंपनी के, उसको भी कॉन्फिडेंशियल माना गया है। फिर उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। मतलब कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हैं और ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं, वैसे भी ट्रेड सीक्रेट्स अपनी कंपनी के कोई भी मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल माने जाते हैं। तो ये हमारे प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट्स कंट्रोल में इन डॉक्यूमेंट्स को हमें कॉन्फिडेंशियलिटी इनकी इंश्योर करनी है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं सजेस्टिव स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी तो हमने ऊपर ये पढ़ा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, अब हम ये जानेंगे कि उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कि मतलब सजेस्टिव स्टेप्स क्या होते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है शुड बी स्टोर्ड इन लॉक्ड फाइल कैबिनेट्स। तो जो कंपनी की जितने भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको हमेशा लॉक्ड फाइल कैबिनेट्स मतलब लॉक अलमीरा में या फिर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसका एक्सेस सबको ना मिल सके, सिर्फ उन्हीं पर्सन को मिले जो उसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हो। सेकंड है ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड वाया फायरवॉल्स, एनक्रिप्शंस एंड पासवर्ड्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं उनको पासवर्ड से या फिर फायरवॉल प्रोटेक्शन से प्रिजर्व किया जाना चाहिए ताकि उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय शुड क्लियर देयर डेस्क ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बिफोर गोइंग होम एट द एंड ऑफ द डे। कई बार क्या होता है, जैसे कि सपोज एग्जांपल लेता हूँ, सीएस डिपार्टमेंट में ही अगर सीएस ट्रेनी या फिर कंपनी सेक्रेटरी खुद बोर्ड के मिनट्स बना रहा है, तो वो अपनी डेस्क पे वो मिनट्स को छोड़ के नहीं जाए। उसको ये इंश्योर करना है जब वो अपने दिन का काम ख़त्म करके जाए तो अपनी टेबल को क्लीन एंड नीट करके जाए, मतलब कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने टेबल पर ना छोड़े। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फ्रॉम लीविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विजिबल ऑन देयर कंप्यूटर मॉनिटर्स। कई बार क्या होता है, हम जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही छोड़ के अपने लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर में विजिबल है जो कि कोई और देख सकता है, हम ऐसे अपना सिस्टम छोड़ के चला जाते हैं। तो हमें वो चीज़
चीज़ भी नहीं करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के लिए। फिर ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वेदर कंटेंट ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिकली शुड बी मार्क्ड एज कॉन्फिडेंशियल। अब कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है लेकिन वो मेरे को पता है कि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन किसी सामने वाले पर्सन को या एम्प्लॉय को नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है। तो इसीलिए जितने भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं हमको कुछ उस पर ऐसे मतलब मार्क्स छोड़ने हैं या फिर ऐसा कुछ लिख कर छोड़ना है कि सामने वाले बंदे को भी पता चल जाए कि वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है। तो इस तरीके से वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं करेगा। फिर लास्ट पॉइंट है ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। तो मतलब जब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, अगर मतलब उनका यूज़ ख़त्म हो गया या उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि हर डॉक्यूमेंट की एक लाइफ साइकिल होती है, अगर वो ख़त्म हो गया तो हमको उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर देना है। मतलब डिस्पोज ऑफ से करने का मतलब ये है कि श्रेड में उसको पूरा श्रेडर से श्रेड कर दिया जाए डॉक्यूमेंट से, ताकि उसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक कवर करेंगे और नेक्स्ट एक पार्ट और बचा है हमारा, उस पार्ट में हम पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर सर्च एंड स्टेटस वाला। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए सारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच गाइस।